नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक के धर्मस्थल पर जो खुदाई चल रही है, जो महिलाओं और बच्चियों के यानी लड़कियों के शवों की तलाश की जा रही है, हड्डियों की, उसमें साइट नंबर 6 पर कुछ बोन्स मिल गई हैं जो इंसानी बोन्स दिख रही हैं। उनके साथ कपड़े और वो भी मिला है, एक कार्ड मिला है, उनका आधार कार्ड है जिसको कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर हम उस तरह देखें कि धर्मस्थल पर जिस तरह कुछ दिन पहले ये मामला जब सामने आया था, जब एक सफाई कर्मी जो वहां धर्मस्थल पर सफाई करता था, उसने जाकर ये दावा किया था कि लगभग 10 से 15 सालों के दौरान उस पूरे इलाके में, धर्मस्थल के उस हिस्से में, आसपास जो जंगल है, उन सब में 100 से ज़्यादा लड़कियों की यानी सैकड़ों लड़कियों और औरतों की लाशें दफन की गई हैं, लाशों को जलाया गया और ठिकाने लगाया गया है। ये दावा बहुत बड़ा था क्योंकि पिछले कुछ समय से इस तरह की कोई खबर आपने पूरे देश में नहीं देखी होगी जिसमें सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों को यौन उत्पीड़न के बाद उनके शवों को ठिकाने लगाने के लिए कहीं किसी जगह का इस्तेमाल किया गया हो। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गायब होने के वक्त आपकी वो लिखी जाती हैं, गुमशुदगियां होती हैं, FIR होती हैं, लेकिन उस तरह के दावे के बिना भी, इस तरह के सबूतों के बिना भी जब वो वहां पहुंचा सफाई कर्मी, उसने खुद से, वो विसिल ब्लोअर के तौर पर सामने आया, उसने खुद इसकी जानकारी पुलिस को दी क्योंकि वो उससे खुद ये कहा गया कि उससे ये लाशें ठिकाने लगाई गई थी। उसी के बाद ये जांच शुरू हुई थी जिसमें SIT थी। जो SIT थी वो पहली बार इतनी हाई प्रोफाइल SIT हमने देश में सुनी है। बहुत कम केसेस में हुआ होगा जिसमें खुद जो DGP है, जो DGP उसमें खुद शामिल है, DG वहाँ के कर्नाटक में, और इसके साथ साथ DIG यानी जांच की जो टीम है वो बहुत बड़ी टीम है। और उनमें चूंकि ये खुदाई का शुरू किया गया, चूंकि जब उस आदमी ने कहा तो उसके बाद महिला आयोग का भी सामने आया, उसके बाद फिर जो एक जस्टिस जो रिटायर थे उनका, और बहुत सारे लोगों के बयान आए कि आखिर इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। क्योंकि धर्मस्थल कर्नाटका के उस हिस्से में है जहां बहुत ही ज़्यादा भगवान शिव का मंदिर है और वहां बहुत मान्यता है। तो इस पर पूरे प्रदेश में इस पर सवाल शुरू हुए तो एक SIT सरकार ने बनाई। अब ये जो पहले दिन जो 2 दिन खुदाई हुई, उनमें 5 जगह, अलग अलग जगह पर खुदाई हुई, साइट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पे। तो उस खुदाई में चूंकि जब उसने दावा किया था तो उसके बाद अलग अलग जगह पर उसने बताया कि मैंने यहाँ यहाँ लाशें छिपाई थी, तो उन सबको SIT ने अपनी एक साइट्स में बांट के उनको देखना शुरू किया। शायद 15 से ज़्यादा उसने साइट ये तय की कि उनको जो है वहाँ 13 जगह उसने बताई थी, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से साइट में बांटकर पुलिस ने अपना काम शुरू किया था। तो पहली 5 साइट में से जब कुछ नहीं मिल रहा था तो ये लग रहा था कि ये इस तरह के बहुत सारे दावे अक्सर होते रहे हैं, और हम लोगों ने क्राइम की दुनिया में कवर करते वक्त देखा है कि बहुत सारे लोग किस्सों को इतना बढ़ा देते हैं कि सच में और उन किस्सों के बीच की दूरी बहुत अनन्य होती है। तो अब उसके बाद हम देखें कि ये सब क्या हुआ कि ये हड्डियां बरामद हुई, हड्डियों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है हड्डियां किसी पुरुष की, क्योंकि देखने में यही आ रहा है, उसकी मौत का कारण क्या है, क्या उसका संबंध किसी लापता व्यक्ति से है, या फिर ये मामला जैसे अनन्या भट्ट के गायब होने का मैं केस पे बताऊंगा। तो SIT के लोग अब वहां दूसरी तमाम साइट पर जा रहे हैं और अब पहले से ज़्यादा सावधानी शुरू हुई है, क्योंकि ये एक बोन्स, मतलब एक व्यक्ति के बोन्स मिलने से ये तो हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन उसकी संख्या कितनी बड़ी है, क्या वो आदमी जो इस तरह के विशिल ब्लोअर बन के गया है उसकी बात में अगर थोड़ी भी सच्चाई बढ़ जाती है तो ये तो संख्या बहुत बड़ी है जो पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करेगी, और साथ ही अपराध की एक ऐसी कहानी सामने आएगी जो अब तक अनसुनी थी। अब हम इस पर जाते हैं कि आखिर ये है क्या, क्या ये वाकई सामूहिक कब्रगाह है जिसमें कहा गया, या फिर कुछ इस तरह की चीजें। दरअसल ये सैकड़ों लाशें नेत्रावती नदी वहां बहती है और ये पूरा जंगल जो है आरक्षित जंगल है। ये चूंकि उस गवाह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पर उसकी अभी तक आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई। उसने कहा कि धर्मस्थल पर उसने 13 अलग अलग जगह पर लाशें दफनाई हुई हैं और उनको पुलिस से कहा गया इसकी जांच की जानी चाहिए। ये 19 साल तक काम किया इस सफाई कर्मचारी ने, ये धर्मस्थल में 19 साल तक इसने काम किया। उसने पहले एक पुलिस को चिट्ठी लिखी,
और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे के बताया कि 1995 से लेकर 2014 के बीच में सैकड़ों शवों को दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया और उसका दावा था कि ये ज्यादातर शव महिलाओं के और नाबालिग लड़कियों के हैं जिनके साथ हिंसा और यौन उत्पीड़न हुआ है। और पुलिस को उसने बताया कि जब 2004 में उसके 2014 में माफ कीजिएगा, उसके परिवार की एक लड़की के साथ भी इस तरह का दुष्कर्म हुआ तो वो डर के भाग गया और वो 10 साल तक छिपा रहा। यानी इस पुलिस का पहला सवाल ये था कि आखिर तुम इतने दिन बाद हमको आके बता रहे हो और तुम तो अपराध में शामिल हो, क्योंकि जनरली इसी तरह से सवाल शुरू होता है कि तुम ये जो अब बताने आए हो खुलासा, ये तो तुम उन सब में शामिल हो, अब क्यों आए हो इतने लंबे समय? क्योंकि अगर अपराध भी हुआ है आपके परिवार की लड़की के साथ तो 2014 का है जो अब 25 चल रहा है, 11 साल बाद अचानक आपको कैसे याद आया? तो उसने कहा कि मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था क्योंकि मुझे मौत का डर दिखाया गया था, मैंने सवाल किया था और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ जरूर बतानी चाहिए और ये इसीलिए मैं अपराध बोध के चलते वापस लौटा हूं और पूरे मामले को उजागर करने का। उसने कई घटनाओं का जिक्र किया कि एक लड़की का शव बिना अंडरगारमेंट के मिला था, एक महिला का चेहरा तेजाब से जला हुआ था। इस तरह की उसने जब बताने शुरू किए तो इस सफाई कर्मी के दावे से जो बहुत सारे केस ऐसे, कुछ केस मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ केस ऐसे जो अनसुलझे थे और वो अब आसपास के जिलों के लोग भी, चूंकि आपको मालूम है जिसके घर का कोई गायब हो जाता है वो बहुत सालों तक इंतजार करता है, वो इंतजार करता रहता है कि कभी कहीं, और कई बार तो दूसरे राज्यों में जाकर देखता है जबकि वो भले ही उस बच्चे का या उस गायब होने वाले जो भी शख्स है उसकी दूरी वो कभी भी बाहर ना निकला हो, लेकिन उम्मीद कभी आदमी नहीं छोड़ता। लिहाजा आसपास के जिलों से भी अब इस तरह की जो गुमशुदगी की सूचनाएं हैं वो बहुत ज़बरदस्त संख्या से पहुंच रही हैं और लोग एक दूसरे से बता रहे हैं, बाकायदा थानों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट थी खासतौर से महिलाओं और बच्चों की, उनको लेकर बहुत ज़बरदस्त इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है बवाल। और इस पर चूंकि ये सुर्खियों में फिर आए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मामला एक अनन्या भट्ट का है। अनन्या भट्ट 2003 में अपनी मां सुजाता के साथ इसमें धर्मस्थल मंदिर गई थी और वहां से लापता होगी। सुजाता जो उस समय शायद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई के साथ जुड़ी हुई थी, सुजाता ने उस समय सीबीआई से पुलिस शिकायत की, दोबारा भी दावा किया इस सामूहिक कब्र में उनकी, चूंकि उन्होंने बहुत खोजा 2003 में बहुत जगह, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब जब ये घटना सामने आई तो सुजाता फिर वापस उस उम्मीद में आई कि साहब हो सकता है कि इन लाशों में उसकी बेटी भी हो, और उसने चूंकि उस समय भी किया था शिकायत और इस समय पहुंच गई। अब जब कई सारे लोगों के, संदिग्ध लोगों के गायब होने की, मौतों की जो एक सूचना आने लगी वो बनी, तो इसने प्रेशर बन गया, ये जनता का प्रेशर था और इसीलिए कर्नाटक सरकार ने 19 जुलाई को एक एसआईटी गठित की। एसआईटी में मैंने आपको बताया कि किस तरह से थे, इसमें अनुभवी और सीनियर लोगों को, डीजीपी रैंक के अधिकारी प्रणव मोहंती हैं जिनको इसमें शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं, डीसीपी जैसे एम ए अनुचेत और डीसीपी सौम्या लता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया ताकि इस सब पर कोई सवाल ना उठे, क्योंकि ये जांच अब लोगों के साथ जुड़ रही है। बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट जोड़े गए, कानूनी लोगों के लिए उसको जोड़ा गया और साथ में उस शख्स को साथ रखा जा रहा है नकाबपोश के तौर पर। ये इस सब पे मामलों की उसने कुल 15 जगह की खरीदी, 13 जगह पर खुदाई का काम चल रहा है। अब तक सिर्फ 5 ही जगह, मतलब सिर्फ साइट नंबर 6 पर ही कुछ मिला है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक बड़ी खबर तो दिख रही है, लेकिन अभी भी जिस तरह की सनसनी का दावा था उस तरह नहीं, अभी वो खोज और जानी है, क्योंकि ये जंगल आरक्षित जंगल है और इसमें ये बहुत घना जंगल नेत्रावती नदी के किनारे है। और इसकी कहानी सबसे बड़ी, चूंकि मैंने आपको बताया कि सुजाता की कहानी से और भी ये मामले को जड़ मिला। सुजाता स्टेनोग्राफर थी सीबीआई में, उस यात्रा के उनके साथ हुई थी सीबीआई, उसमें जब पूर्व पुलिसकर्मी ने गया तो सुजाता वहां पहुंच गई। मैंने आपको बताया कि कुछ वस्तुएं जैसे लाल ब्लाउज का, हाल में उनके वकील ने, जो उन्हीं का वकील था सुजाता और उन लोगों के, उन्होंने कहा कि खुदाई में मिली कुछ वस्तुएं जैसे लाल ब्लाउज का टुकड़ा, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, इस मामले से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एटीएस अभी एसआईटी इस मामले में कुछ नहीं कह रही है। अनन्या के अलावा कर्नाटक राज्य में जो महिला है उस आयोग ने भी पूरा संज्ञान लिया। आयोग ने पिछले 20 सालों से धर्मस्थल और उसके आसपास के इलाकों से गायब महिलाओं और छात्रों की एक विस्तृत जानकारी मांगी है
क्योंकि अनन्या जो भी हुआ है उसकी जो उसकी महिला आयोग की अध्यक्ष है नागलक्ष्मी चौधरी, उन्होंने पुलिस और मुख्यमंत्री को लिख के सभी जानकारी मांगी जिसमें लापता होने की शिकायत दर्ज कराई हो, जिसमें यौन उत्पीड़न हुआ हो, जो लावारिस लाशें मिली हैं उन सब में, अगर लावारिस लाशें मिली हैं तो कितनी मिली है, उनके साथ उनकी मौत का कारण क्या था, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, और जितने केस अभी तक अनसुलझे हैं यानी गायब होने के, इन सबको ये लगता है अब उन सारी कहानियों को धर्मस्थल के साथ ले जाकर जोड़ा गया। हालांकि धर्मस्थल के जो किसी ने उनका नाम नहीं लिया है कि इसको ये कहा जाए कि धर्मस्थल से जो वहाँ भगवान शिव का मंदिर है उसके साथ कोई रिश्ता है, लेकिन उनके बल्कि जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने इस बात की वो की है, वो इस जांच में सहयोग देने के लिए कहा। तो लेकिन वहाँ तमाम लोग अभी तक इसी पर देख रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। ये चूंकि इसकी आदेश जो है उच्च न्यायालय ने इस पर निगरानी का, इस पूरे मसले पर उच्च न्यायालय भी निगरानी कर रहा है, यानी हाई कोर्ट भी निगरानी कर रहा है और उसने समय समय पर रिपोर्ट मांगी है, चूंकि ये अदालती आदेश याचिकाएं कानून इस केस से संबंधित हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो ये पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि इतना लंबा केस हम लोगों ने मतलब इतने बड़े मसले पर कभी कोई इतना बड़ा मामला सामने नहीं आया। मैंने इस पर सबसे पहले आपको वीडियो भी बनाया था, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस तरह की खबर तो हमको नेशनल मीडिया में नहीं मिली, लेकिन ये खबर मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी चूँकि मैं जो रीजनल उनके साथ देख रहा था खबरें, उसमें मैं चाहता था कि इसको मैं उसमें करूँगा धीरेन्द्र डायलॉग पर, लेकिन चूँकि हमने पहला वीडियो इसी पर बनाया था, इसीलिए मतलब धीरेन्द्र न्यूज़ पॉइंट पर बनाया था, इसीलिए मैं इस खबर की अपडेट भी आपको इसी पर दे रहा हूँ। अभी इस पर एक एक चीज़ पर निगाह रखी जाएगी क्योंकि ये एक बड़ा केस है, कई सारी चीज़ें इस पर दिखाई दे सकती हैं क्योंकि आपको मालूम है किस तरह जांच एजेंसियां फिर केसों की जांच में फेल होती हैं। एक हम लोग इस पर चूँकि एक के बाद एक घटना होने शुरू हो गई, नहीं तो मैं एक पूरा जो पंढेर वाला केस था और जिस तरह से पंढेर और कोहली का केस था, क्योंकि वो मैंने खुद कवर किया था, आपको एक बार बताया भी मैंने, उस पर भी एक डिटेल करने की मैं धीरेन्द्र डायलॉग पर उसको करूँगा, लेकिन ये खबर अभी इसी पर दी जाएगी क्योंकि आप सब लोग इसको देख रहे थे। तो आज के लिए अभी इतना ही, और इंतज़ार करते हैं कि धर्मस्थल से क्या निकलता है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि जब तक गायब हुए लोगों का पता नहीं चले कि वो कितने लोग गायब हुए, तब तक इस केस के बारे में बहुत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशंस भी हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि पहली 5 की खुदाई में अभी तक नहीं कुछ भी नहीं मिला और एक में उसको मिला। तो अभी ये कहा जा सकता है कि सब 15 साइट उसने 15 साइट तय की गई हैं और अभी 6 पर नहीं मिला, हो सकता है किसी एक में बड़ा हो, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एक ही जगह दफनाए थे या एक ही जगह जलाए। तो इसीलिए उम्मीद तो यही है, लेकिन फिर भी इस देश अपराध तो वही होता है जहां आप सोचना बंद करते हैं वहां से अपराध होना शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।